सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। सर आज हम करेंगे पेरोल की साइकिल। सर ये पेरोल की साइकिल का क्या हिसाब किताब है? सर पेरोल की साइकिल का ये हिसाब किताब है, असल में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एचआर का डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट। ठीक है। अब सर उस ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट का क्या सिस्टम होता है कि जब भी कंपनी को जी सर, तो फिर ना एक एचआर जिस जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों को सर कोई सीनियर मैनेजर चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर चाहिए या अकाउंट्स क्लर्क चाहिए, तो वो किसको कहेंगे? वो पेरोल साइकिल वालों को कहेंगे। वो कहेंगे भाईजान यार हमें ना ये बंदा चाहिए, इसकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, इसका एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए। जिस डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वालों को अगर कोई बंदा चाहिए तो वो एचआर वालों को कहेंगे। किसी को भी अगर कोई बंदा चाहिए होगा तो वो उनको रिक्वेस्ट करेगा और वो उनको क्या करके देंगे सर? हायर करके दे देंगे। तो सर बात ये है कि जब भी सर इन लोगों को, जब भी पेरोल वालों को, जब भी एचआर वाले क्या करते हैं सर, एचआर वालों को कहा जाता है सर, एचआर वाले को जब भी एचआर वालों को कहा जाता है कि यार आप ना ये बंदा हायर करके दो, तो सर होता क्या है, एचआर वाले हायरिंग प्रोसेस, हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग होता है। वो नॉर्मली क्या होता है हायरिंग प्रोसेस? वो ये होता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ हायरिंग प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वो सर नॉर्मली ये होता है हायरिंग प्रोसेस के एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, एडवर्टाइजमेंट दे दी, ठीक है ना, या सोशल मीडिया पे चला दिया कि भाई जैसे ना कटिंग आ रही होती है न्यूज़पेपर के अंदर कि यार ये बंदा चाहिए, इसकी इतनी एज होनी चाहिए, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह आ जाता है। जैसे लोग वहां पे अप्लाई करते हैं तो सर लोग वहां पे अप्लाई करना स्टार्ट कर लेते हैं, वेबसाइट के थ्रू कर लेते हैं या सर फिजिकल फॉर्म भर के उन्होंने सबमिट कर दिया। अब सीन ये है कि जैसे वो सबमिट कर देते हैं तो सर उसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू वगैरह हो रहे होते हैं, टेस्ट हो गया। टेस्ट, ये इंटरव्यू क्यों हो रहे होते हैं? शॉर्ट लिस्ट करने के लिए, ठीक है ना, स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए टेस्ट और इंटरव्यू सर हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो सर टेस्ट और इंटरव्यू हो रहे होते हैं, ठीक है। तो सर उसके बाद क्या होता है, जब वो जो कैंडिडेट्स होते हैं शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाते हैं। सिलेक्ट होने के बाद अब ना उनको ऑफर ऑफर लेटर मिल गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब उनकी करवाई क्या जाती है? ट्रेनिंग करवाई जाती है। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, बेसिक बीओसी मतलब बेसिक ओरिएंटेशन कोर्स। बेसिक ओरिएंटेशन कोर्स क्या होता है? जैसे बंदा हायर हो गया, उसकी ज्वाइनिंग हो गई सर, अब ना उसकी ना एचआर डिपार्टमेंट का काम है वो ना उसकी बेसिक ओरिएंटेशन कोर्स करवाए। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे तो वो आपको ना अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में एमएनसीज बोलते हैं, ठीक है ना, या आप किसी भी फर्म वगैरह में जाएंगे ना, जैसे आप आर्टिकल्स करने के लिए, तो वहां पे ना जो अच्छी फर्म होगी वो ना खास करके बिग फोर, वो आपको ना बेसिक ओरिएंटेशन कोर्स करवाएगी। उसके अंदर ये होता है, आपको ना बताया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हिरार्की क्या है, हम क्या करते हैं, हमारी कहाँ कहाँ पे ऑफिसेज हैं। अगर आपको अच्छी ऑर्गेनाइजेशन आपको सारी पॉलिसीज बताएगी, अगर भाई कभी मसला हो जाए तो ये करना है, हमारी इथिक्स की ये पॉलिसी है, हमारी फ्रॉड की ये पॉलिसी है, आपको तनख्वाह इस तरीके से मिलेगी, आपको बैंक अकाउंट नंबर लिया जाएगा। ये सारी बातें आपको बेसिक ओरिएंटेशन कोर्स में, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अंदर, जो बीएमबीएस में आप चैप्टर नंबर 4 के अंदर या 3 के अंदर पढ़ के आए होंगे ना, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, तो ये वो सारी बातें सर यहाँ पे ना आपको बताई जाती हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये कल्चर है, सारी चीजें ना आपको यहाँ पे बेसिक ओरिएंटेशन में समझाई जाती है। उसके बाद क्या होता है सर, हाथ ही हाथ ना हर एम्प्लॉय का, हर बंदे का एक क्या होता है, अब हमने ना ये वाला प्रोसेस कर लिया, अब हमने ये वाली बात पढ़ ली, अब मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अभी नहीं पहुंचा हूँ, इसके बीच में हूँ, यहाँ पे हूँ मैं, ठीक है। अब सर बात ये, जब भी हाथ ही हाथ क्या स्टार्ट हो जाता है, साथ ही साथ ये स्टार्ट हो जाता है, जैसे आपको बेसिक ओरिएंटेशन कोर्स हो जाती है ना, हर एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉय कोड जनरेट किया जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं काम कर रहा हूँ डिलॉयट के अंदर, तो मेरा एक एम्प्लॉय कोड है, हर बंदे का एक यूनिक कोड होता है। अगर आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो आपका भी एक यूनिक कोड होगा, आपको एक कोड के साथ पहचाना जाएगा। हर एम्प्लॉय का अच्छी कंपनी के अंदर एक नया कोड होता है। आपको जब आपको ना कोड से पहचाना जाता है, जो जो कोड होता है ना वो आपको सर, क्योंकि नाम जो होते हैं, नाम इंसान के, बंदे के, एम्प्लॉयज के सेम हो सकते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन ना एक कोड रख रही होती है जो कि सेम नहीं होंगे, जो कि हर एम्प्लॉय का यूनिक होगा। अगर कभी सैलरी ट्रांसफर करनी होगी किसी के अकाउंट में, तो वो के कोड के थ्रू
सर उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, नाम के थ्रू नहीं होगी। जैसे कि अगर दो बंदों का नाम सलमान है, तो अगर मुझे एक सलमान के नाम पे सर 50,000 का चेक भेजना है, तो गलती से दूसरे के बारे में चला जाए, तो के कोड एक कंट्रोल बनाने के लिए होता है, जो कि सर एम्प्लॉयज को डिस्टिंग्विश कर सके एक दूसरे से, ठीक है। अब होता क्या है सर, के कोड अलग बनाया जाता है, इस तरीके से के कोड वगैरह सब कुछ बनाए जाते हैं। अब सर दूसरी चीज, जब भी ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटर होते हैं, तो हाथ ही हाथ आपको क्या किया जाता है सर, आपका ना एक जैसे बायोमेट्रिक सिस्टम होता है ना अटेंडेंस वाला, जितना अटेंडेंस का अच्छा सिस्टम हो, उतना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सैलरी की रिकॉर्डिंग होगी वो अच्छी होगी। किस तरीके से, जैसे कि अगर सर मैनुअल अटेंडेंस हो रही है, जो जैसे आपने गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑफिसर में देखा होगा कि जो एम्प्लॉयज आएंगे वो मतलब आज अगर अटेंडेंस कल नहीं आया था, मैं 2 दिन नहीं आया था, मैं सर तीसरे दिन आ गया, तो मैंने कल की भी अटेंडेंस लगा दी, आज की भी परसों की भी लगा दी और आज की भी लगा दी, मैंने 3 दिन की लगा दी, जबकि रियल में मैं नहीं आया था। लेकिन मैनुअल अटेंडेंस से तो मैंने क्या कर दिया, रजिस्टर पे मैंने साइन करके लगा दिया, जिसको जो सैलरी एट द मंथ एंड कैलकुलेट करेगा वो देखेगा यार ये तो सारे दिन आया था महीने के अंदर, तो नंबर ऑफ डेज की सैलरी मल्टीप्लाई बाय 30 करके वो दे देगा। तो असल में जो सैलरी नहीं देनी चाहिए थी वो भी दे दी गई। इससे क्या हुआ, सैलरी का एक्सपेंस ओवर स्टेट हो गया, ठीक है ना। जो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्टिव आवर्स नहीं थे, प्रोडक्टिव डेज नहीं थे, जिन डेज की सर्विस भी नहीं मिली ऑर्गेनाइजेशन को, उन डेज का ऑर्गेनाइजेशन ने पे कर लिया। तो इस मैनुअल वाली चीज को अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ पे ना एक कंट्रोल रखते हैं। कंट्रोल क्या होता है कि बायोमेट्रिक करवाई जाए। फिर क्या हुआ कि बीच में एक मशीन नहीं इंट्रोड्यूस हुई, जो कि अभी भी बहुत सारी लगी हुई है, जो कि भाईजान एक ना दरवाजे के बाहर ऑफिस का मेन डोर खुलेगा ही जब भी ऑर्गेनाइजेशन ने लगवा दी वो मशीन, जब आप के कोड लगाएंगे अपना, जैसे नहीं एक कोड होता है एम्प्लॉय कोड आप अपना ना इंसर्ट करेंगे जब भी वो दरवाजा खुलेगा, वरना नहीं होगा। और उस के कोड के थ्रू क्या होगा कि जो एम्प्लॉय जिस वक्त अंदर जाएगा ना, तो उसका रिकॉर्ड हो जाएगा सुबह के टाइम कि भाई ये इसका टाइम इन है, वो इतने बजे आया है। और जिस वक्त बाहर जाएगा ना, तो दरवाजा अंदर भी एक मशीन लगी होगी, एक बाहर मशीन लगी होगी, जैसे कोड लगाओगे तो दरवाजा खुल जाएगा, उसके बाद आप ऑफिस के अंदर जा सकोगे। जैसे ऑफिस से बाहर जाओगे तो कोड लगाओगे, फिर आपका ना वो टाइम आउट हो जाएगा, वो मशीन अंदर से लगी हुई होगी, अंदर से कोड लगाओगे दरवाजा खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। अब सीन ये है सर कि कोड से ये सीन होता है कि हर एम्प्लॉय का यूनिक कोड है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने ये लगाना स्टार्ट की। फिर कोड आपने अगर सपोज करे लगा दिया, कोड अगर आपने सपोज करे लगा दिया, तो इससे क्या हो गया, टाइम इन हो गया आपका, और जब आप वापस निकल रहे होंगे तो टाइम आउट वाला कोड लगा दिया, तो ये आपका टाइम आउट हो गया, मतलब पूरे दिन के नंबर ऑफ आवर्स काउंट हो गए। लेकिन इससे भी ये हिसाब किताब हुआ सर, हमने क्या करना स्टार्ट किया, हमने ये स्टार्ट किया कि बहुत सारे एम्प्लॉय ने ये करना स्टार्ट किया, यार मैं जो है ना यार हुसैन भाई मैं अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो हुसैन भाई ऑफिस पहुंच गया, हुसैन भाई मुझे यार 15 मिनट लगेंगे या 1 घंटा लगेगा, मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के आ रहा हूँ, तुम मेरा कोड तो लगा देना। तो अगर मेरा कोड हुसैन भाई ने लगा दिया, कोड तो कोई भी लगा सकता है ना, मैंने उसको कोड बता दिया, मेरी अटेंडेंस लग गई, ठीक है ना। मेरा टाइम इन 1 घंटे की जो सैलरी डिडक्ट होनी चाहिए थी वो भी उसमें रिकॉर्ड हो गई। तो इस चीज को मॉनिटर करने के लिए फिर ये किया गया, इसका अच्छा कंट्रोल ये है कि जब कोड लगाया जाए, तब कोड लगाते वक्त एक ना सुपरवाइजर बिठाया जाए कि वो देखता रहे कि हर बंदा अपना कोड लगा रहा है ना, किसी और का तो कोड नहीं लगा रहा ना, ठीक है ना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक सुपरवाइजर का बैठना जरूरी है, जो कि मॉनिटर करता रहे, जो कि देखता रहे कि यार ये कोड बंदा अपना लगा रहा है ना, किसी और का तो नहीं लगा रहा, ठीक है ना। तो अगर सिर्फ मशीन लगी हुई है कोड वाली और कोई देखने वाला नहीं है, तो ये चांस है कि ये जो चीज है ना, ये मिस स्टेटमेंट करवा सकती है, ये कंट्रोल में एक एरर हो सकता है, एक डेफिशिएंसी हो सकती है। तो एक सुपरवाइजर बैठना चाहिए जो इस चीज को कंट्रोल कर रही। सर अब उसके बाद क्या किया गया, इंप्रूवमेंट ये आ गई कि फिंगरप्रिंट वाला सीन आ गया। फिंगरप्रिंट वाला सीन ये कि यार हर कोई आएगा अपना अंगूठा लगाएगा। अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना, यार हुसैन भाई मुझे 1 घंटा लगेगा ऑफिस पहुंचने में, ये मैं अपना अंगूठा काट के देता हूँ, ये जाके मशीन में लगा दो देना, इस तरीके से तो नहीं होगा ना, अंगूठा तो काट के नहीं दे सकते हम। तो सर अटेंडेंस लगा दो। तो फिर इस सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए क्या किया गया, बायोमेट्रिक वाली मशीन लगा दी गई। अब तो वो कोरोना की वजह से वो भी बंद हो गई, ठीक है ना।
अब सीन ये है कि सर उसके बाद ये ना एचआर वाले ही क्या करते हैं, एक बायोमेट्रिक मशीन में आपकी ना एंट्री करवा लेते हैं, जिससे आप क्या करते हैं, बायोमेट्रिक मशीन के वो उसको समझाना पड़ता है शुरू शुरू में, भाई ये बंदा आया, उसके अंदर एंट्री करनी पड़ती है सिस्टम के अंदर। अब ये वाली सिस्टम आ गई, एचआर वाले ही ना आपकी डेली अटेंडेंस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डेली आवर्स भी, मतलब आपको समझा देते हैं कि भाई आप रोज आओगे, इस मशीन को मतलब करोगे तो उसके अंदर आपकी अटेंडेंस भी होगी और ओवर फी भी हो जाएगी। उसके बाद अगर आपका कोई ओवर टाइम भी होता है तो वो भी आप इसके अंदर रिकॉर्ड करोगे, पर जो भी बंदा होगा ना, जो भी बंदा ओवर टाइम करेगा ना, वो ओवर टाइम खास तौर पे एक शीट बना के अप्रूव करवा के देगा अपने मैनेजर से या अपने ऑफिशियल से। ऐसे तो अगर देखो, ऐसे तो क्या हो सकता है कि भाई जैसे कि मैंने क्या, अगर अप्रूव नहीं होता तो क्या हो सकता है, जैसे कि हुआ क्या कि मैंने क्या किया, अपना अंगूठा लगाया, मैं दरवाजे के अंदर गया, उसके बाद सर मैंने ना साइन साइन ऑफ किया ही नहीं, मैंने सर टाइम आउट किया ही नहीं, मैंने टाइम, फिर मैं चला गया तकरीबन 5 बजे चला गया, 5 बजे ऑफिस टाइम बंद होने का था, ऑफिस टाइम के बाद ओवर टाइम शुरू हो जाता था। मैंने क्या किया, मुझे दोस्त ने बोला वापसी में ना मुझे आके ना यहाँ से पिक कर देना, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ काम से, बाजार बाजार होके हूँ, सामान वामान लेके, मैं 3 घंटे ना बाहर चला गया, उसके बाद वापस आया। मैंने बोला मुझे वैसे ही तुझे पिक करना है ना ऑफिस से, उसी वक्त ना मैं अपना अंगूठा भी लगा लूंगा तो टाइम आउट हो जाएगा, तेरा भी ओवर टाइम काउंट हो जाएगा, मेरा भी काउंट हो जाएगा। अब होगा क्या, इस चीज को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैनेजर वगैरह को पता होता है कि किस बंदे ने ओवर टाइम किया, किसने नहीं किया। तो जब भी, अब होगा क्या, जब मैनेजर अप्रूव करेगा तो जिसने वाकई काम किया होगा, जो बैठा हुआ था सर, उसका अप्रूव करेगा, जो चला गया था, जो उसको पिक करने आया था, उसका अप्रूव नहीं करेगा। तो इस चीज को केटर करने के लिए, रोकने के लिए हमेशा ओवर टाइम अप्रूव होना चाहिए, रिकॉर्डिंग एंड अप्रूवल ऑफ ओवर टाइम, ठीक है ना। ओवर टाइम हमेशा रिकॉर्ड तो होगा, रिकॉर्ड भी किसमें होगा, उसी मशीन के अंदर। पर सीधी बात है ना, अगर मैं सुबह 9 बजे टाइम इन करूंगा और रात को 8 बजे करूँ टाइम आउट करूंगा तो 3 घंटे का ओवर टाइम हो जाएगा, लेकिन वो हमेशा ओवर टाइम अप्रूव होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि अप्रूव नहीं होगा ना तो फिर एक्सेसिव आवर्स की पेमेंट हो जाएगी खामखा की, ठीक है ना। सर ये जब हो जाएगा तो फिर होता क्या है, जब रिकॉर्डिंग ओवर टाइम अप्रूवल ओवर टाइम हो जाएगा तो फिर क्या होता है, एक शीट निकलती है। जैसे देखो मैंने बायोमेट्रिक सिस्टम में अपने थंब इंप्रेशन लगाया ना, तो उसके अंदर मेरी टाइम इन टाइम आउट की रोज कैलकुलेशन हुई है, तो वो ना मेरे सिस्टम के अंदर, एचआर वालों के सिस्टम के अंदर वो आ जाती है। अगर मैं उस शीट को, कंप्यूटर में आ रही होती है, अगर मैं उस शीट को प्रिंट करूं तो सर वो जो शीट होती है ना, वो प्रिंट होके आ जाती है एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट, कि वो इस डे पे कितने दिन आया, किस वक्त आया और किस दिन वापस गया। तो एक टाइम की ना कैलकुलेशन हो रही होती है, तो कैलकुलेशन ऑफ मंथली सैलरी, तो नंबर ऑफ डेज मिल जाते हैं सर, वो प्रिंट करते हैं तो एक शीट निकल आती है, ये मंडे को सुबह 9 बजे आया, शाम 5 बजे गया, ये ट्यूसडे को इस वक्त आया, उस वक्त गया, इसने इस तारीख को छुट्टी की, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें उसमें आ जाती है। वो जो शीट निकल के फिर वो क्या होनी चाहिए सर, अप्रूव होनी चाहिए, किससे, जिससे आप ओवर टाइम अप्रूव करवा रहे हैं, उसके बाद एचआर मैनेजर से भी अप्रूव होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है सर, एचआर वाले क्या करते हैं, ये सैलरी शीट्स अप्रूव करके बना के भेज देते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। अकाउंट डिपार्टमेंट जो पेमेंट वगैरह करते हैं सर, वो क्या करते हैं, पे स्लिप बनाते हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट वाले इन सैलरी शीट्स को देख के, क्योंकि ना इस सैलरी शीट में क्या होगा, नंबर ऑफ डेज के हिसाब से पर डे सैलरी आ रही होगी, जो बंदा जितने दिन प्रेजेंट होगा उससे मल्टीप्लाई करके उस बंदे की नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से पेमेंट आ जाएगी। सर फिर क्या होगा, उसको देख के पे स्लिप बनेगी, और पे स्लिप सर किसको दी जाएगी, बैंक वालों को दी जाएगी। पे स्लिप जो होती है ना, बैंक को बताया जाता है, हर बैंक को ना क्या किया जाता है, एक चेक दिया जाता है कि भाई हमारे अकाउंट में लेट सपोज पड़े हुए हैं कोई 1 लाख रुपए, उसको ना एक एम्प्लॉय की शीट दी गई, इसको एक एम्प्लॉय की शीट दी गई, एम्प्लॉय वाइज नाम आ रहा होगा और एम्प्लॉय वाइज सर सैलरी आ रही होगी, एम्प्लॉय वाइज सैलरी आ गई और एम्प्लॉय के अकाउंट नंबर आ रहे होंगे। ये 3 कॉलम आ रहे होते हैं, एम्प्लॉय नाम, एम्प्लॉय का कोड, एम्प्लॉय की सैलरी और एम्प्लॉय का सर कितनी सैलरी ट्रांसफर होनी है, हम बैंक को बता देते हैं और बैंक क्या करता है, इस पे स्लिप के थ्रू वो सर ऑनलाइन ट्रांसफर कर लेता है। या तो दूसरा तरीका क्या होता है, हम ये जो पे स्लिप है ना, ये डिमांड ड्राफ्ट ना हम एम्प्लॉय को दे देते हैं, वो खुद से जाके हाथ से अपने अकाउंट में कैश करवा सकता है, ट्रांसफर करवा सकता है, ठीक है ना। अब सर डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी का मकसद है, जब ये बन जाती है डिसबर्स सैलरी दे दो, सैलरी डिसबर्स कर लो। अब सैलरी
जो स्टाफ 15,000 से कम होता है ना, जिस स्टाफ की 15,000 से कम सैलरी होती है नॉर्मली, जो डेली वेजेस वाले होते हैं, उनको हमेशा कैश फॉर्म में दी जाती है। फैक्ट्रीज के अंदर जो लेबर्स होते हैं, जो दिहाड़ी वगैरह पे काम करते हैं, या जिनकी टैक्स के हिसाब से एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सर उनकी 15,000 से जिसकी कम सैलरी है, आप उसको कैश फॉर्म में दे सकते हैं। जिनकी 15,000 से ज्यादा है, या सर जो डेली वेजेस वाले नहीं है, उनको या तो आप ऑनलाइन ट्रांसफर करें, या उनको चेक या डिमांड ड्राफ्ट दे दें, जैसे आपके बैंक स्टेटमेंट में ट्रेस हो जाए, आप उनको दे दें। ठीक है। दूसरी चीज सर, ये यहाँ पे ना बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर ड्यूरिंग द पीरियड, अगर 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, कभी भी सर किसी इंप्लॉय को बोनस देना है, या उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट करना है, या प्रमोशन आना है, जैसे इंक्रीमेंट, पहले बंदा मैनेजर ही था लेकिन इंक्रीमेंट आया 10% का, तो सर वो इंक्रीमेंट हो जाता है। या पहले बंदा इंक्रीमेंट 10% ऑफ बेसिक सैलरी, तो इससे भी सैलरी बढ़ गई। या तो पहले बंदा मैनेजर था, अब सीनियर मैनेजर हो गया, अब भी सैलरी बढ़ गई। तो ये बातें अगर कोई भी आती है, ऐसी कोई भी चीज, तो ये हमेशा टाइमली कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। किसको? अगर ऐसी कोई बात आती है तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह अप्रूव कर दें। एनुअल इंक्रीमेंट, बोनस, प्रमोशन, ये हमेशा अप्रूव किए जाते हैं। अप्रूव करके किसको बताने होते हैं सर? अप्रूव करके इनको बताने होते हैं, इनको एचआर वालों को बताने होते हैं, जो कि मंथली शीट की, जो कि मंथली पेरोल शीट की तैयारी करते हैं, जो कि मंथली कैलकुलेशन ऑफ मंथली सैलरी करते हैं ना, इनको, जैसे इनको पता चल जाए। क्यों? क्योंकि अगर इनको बताओगे तुम, तो वो इंक्रीमेंट के हिसाब से सैलरी कैलकुलेट करेंगे। इनको ये एनुअल इंक्रीमेंट वाला या प्रमोशन वाला जो नोटिस है ना, नोटिफिकेशन, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का या सीनियर ऑफिसर्स का अप्रूव इनको सेंड किया जाएगा, तो क्या होगा, ये टाइमली स्टाफ की सैलरी को इंक्रीमेंट कर सकेंगे। वरना अगर टाइमली नहीं बताएंगे तो स्टाफ बेचारा नाराज हो जाएगा, वो बोलेगा मेरा इस मंथ इतना इंक्रीमेंट लगना था, तो तुम्हारी वजह से लगा नहीं, मेरा हक था। ठीक है ना? तो टाइमली बताना चाहिए। ठीक है सर। दूसरी चीज ये, अगर नहीं बताओगे तो क्या होगा, एम्प्लॉय नाराज हो जाएगा, फिर वो फ्रॉड वगैरह कर सकता है। ठीक है ना? दूसरी चीज ये कि अगर कोई एम्प्लॉय नया ज्वाइन करता है या छोड़ के जाता है, तो वो भी ना इनको इनको सर किनको बताना चाहिए? सर इनको बताना चाहिए, सर डेली अटेंडेंस वालों को। डेली अटेंडेंस वालों को बताओगे तो होगा क्या सर? ये होगा कि अगर डेली अटेंडेंस वालों को बताओगे, सर ये होगा, डेली अटेंडेंस वालों के बताने से फिर वो अटेंडेंस शीट से ना उसका नाम ही हटा देंगे, और कैलकुलेशन ऑफ मंथली सैलरी से भी ना जो बंदा छोड़ के गया उसका नाम हटा देंगे। वरना क्या होगा, गलती से उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते रहेंगे और सैलरी उसकी जमा होती रहेगी। ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई बंदा नया ज्वाइन कर रहा है, तो वो भी सर, वो भी इनको बताना पड़ेगा, वो भी इन कैलकुलेशन ऑफ मंथली सैलरी वालों को बताना पड़ेगा। क्योंकि सर अगर जिस बंदे का आपने ज्वाइन किया उसका आपने टाइम पे नहीं बताया, तो सर लेट सपोज ने 15 अप्रैल को ज्वाइन किया, उसका आपने 25 को बताया, तो उसकी सैलरी कितने दिन कम की काउंट हुई सर? 10 दिन कम की काउंट हुई, तो ये बेचारा नया सर नाराज हो जाएगा। सर अब ना ये बात तो मैंने समझा दी, लेकिन बात ये है कि अब देखो, यहाँ पे ना सीन ये होता है कि जिन एम्प्लॉयज को तो ये कैश फॉर्म में सैलरी दी जाती है ना, तो ये बनते हैं कैश के पैकेट। ये बनते हैं सर कैश के पैकेट। ये बनते हैं सर कैश के पैकेट। अब जो ये कैश के पैकेट बनते हैं ना, वो होता ये है कि अब जिन फैक्ट्री के अंदर, मिल्स के अंदर जिन एम्प्लॉयज को कैश फॉर्म में सैलरी दी जाती है, तो सर मैं कैशियर को बोल देता हूँ, यार जो बंदा सुपरवाइजर या वगैरह को बोल देता हूँ कि सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक आज सैलरी डे है, तो इन सबको कैश सैलरी दे देना, इन सबको कैश सैलरी दे देना। लेकिन सीन ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय बेचारा नहीं आ सका, ठीक है ना, बेचारा जिस दिन सैलरी देनी थी उस दिन बीमार हो गया, नहीं आ सका, तो सर अब ऐसा नहीं होगा, या एक ये काम हो गया कि यार वो जो है ना शाम को 8 बजे आएगा, रात को 8 बजे आएगा, सैलरी बंद हो जानी है, 4 बजे तक हम देंगे, उसके बाद नहीं देंगे। लेकिन हुआ ये कि किसी एम्प्लॉय ने बोला यार वो तो 6 बजे आएगा, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता, कैशियर ऐसे नहीं कर सकता कि सैलरी पैकेट जो है ना वो सर नाइट सुपरवाइजर को दे जाए, नाइट इंचार्ज को दे जाए, ये तुम अपने पास रखो, या तो सुबह रात को आ जाए तो दे देना, या तो सुबह को आ जाए तो तब उसको दे देना। ऐसा नहीं होगा, फिर अगले दिन ही उसको सैलरी मिलेगी। ऐसे नहीं सर, फ्राइडे का दिन है तो सर फ्राइडे के दिन नॉर्मली क्या होता है कि ये जो कैशियर वगैरह होते हैं ना, ये जानबूझ के फ्राइडे वगैरह को सैलरी देने की कर रहे होते हैं, जैसे कि
किसी की सैलरी जो है ना हम जो है ना वो सैटरडे संडे तक रोक दें, क्योंकि सैटरडे संडे तक ऑफ हो जाता है। कोई बंदा आप बेचारा नहीं आ सका तो उसका जो सैलरी का जो पैकेट है, लिफाफा है 15,000 या जो भी 10-12,000 है, वो सर हम अपने पास रख दें, तो जैसे हम यूज कर लें, फिर मंडे तक उसको दे देंगे। तो नॉर्मली ना कंपनी के पास कंट्रोल ये होना चाहिए कि भाई सुबह 9 से लेके अगर 5 तक जिस दिन सैलरी डे, तो अगर कैश के फॉर्म में दे रहे हो तो उनको कैश के फॉर्म में 5 बजे तक दे दो। पर अगर जो एम्प्लॉय जिसकी सैलरी रह गई, अगर तुम नहीं दे सके उसकी सैलरी, सर क्या करना है तुम्हें ना, वो जाके बैंक, अपने बैंक अकाउंट में, कंपनी के बैंक अकाउंट में जाके डिपॉजिट करवा लेनी है। फिर अगले दिन क्या होता है सर, डेली डेली जो कैश एक्सेसिव होता है ना, वो जाके अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा लेना होता है सर। अगले दिन अगर जैसे कि वीकेंड है, फ्राइडे के तुमने डिपॉजिट करवा ली, जिस बंदे को नहीं मिल सकी, तो सर मंडे को आके तुम सैलरी वो सर डिपॉजिट बैंक से पैसे निकलवा के विड्रॉ करवा के उस बंदे को पैकेट में डाल के दे देना। लेकिन इस तरीके से नहीं होगा कि भाई मैंने नाइट इंचार्ज को दे दिया। सवाल के अंदर ना इस तरीके की चीजें आ रही होंगी, मैंने नाइट इंचार्ज को दे दी चीजें। अब सीन ये है कि नाइट इंचार्ज को जैसे मैंने चीजें दे दी, तो नाइट इंचार्ज क्या करेगा, क्या कर रहा होगा सर, वो उसको मैंने बोल दिया कि यार तू रख दे, ये बंदा आए तो उसको दे दियो। ये इस तरीके से नहीं होगा। जो रेस्पॉन्सिबल बंदा होगा ना, जो कैश संभालने वाला होगा, जो सैलरी देने वाला होगा, वही सैलरी दे रहा होगा, हम और किसी को नहीं देंगे। कल को पैसे वो चोरी करके चला जाए तो इस हिसाब से। ठीक है, तो आ जाओ सर, अब इसका ना सवाल कर लेते हैं। इसके अंदर कोई मसला, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें। कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो सर, कोई भी परेशानी हो तो बता दें। लास्ट वाली बात मैंने बेटा ये कही कि अब देखो, अगर एक बंदा है जो कैशियर है फैक्ट्री के अंदर, जिन बंदों को कैश में कि एक ना सैलरी डे लगाया जाता है, सैलरी डे बनाया जाता है सुबह 9 से लेके 5 बजे तक, जैसे कि महीने की आखिरी तारीख है 30 या महीने की पहली तारीख है पहली, नॉर्मली इन डेज में सैलरी दी जाती है ना, जिनको मैं कैश में दे रहा हूँ। तो अगर या डेली वेजेस वालों को नॉर्मली 2 बजे 3 बजे के बाद 4 बजे के बाद सैलरी दी जाती है, तो हम पैकेट बना रहे होते हैं ना एम्प्लॉय वाइज, लेबर वाइज। तो लेट सपोज 100 पैकेट थे, वो मुझे 100 एम्प्लॉयज को देने थे, उसमें से 90 आए, 90 को मैंने दे दिए, 10 जो है ना रह गए। अब 10 जो है ना उन्होंने, हमें पता चला कि वो ना 5 बजे तक हम डिस्ट्रीब्यूट करने थे। हुआ ये कि उन्होंने बोला कि हम ना 7 बजे के बाद आएंगे। तो मैंने, कैशियर ने क्या किया, वो जो 10 पैकेट थे ना वो किसको दे दिए, नाइट सुपरवाइजर को, कि यार अब मैं तो जा रहा हूँ, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, ये जो 10 बंदे आए ना तो इनको दे देना। तो ऐसे नहीं होगा भाई, फिर अगले दिन ही तुम्हें वो उनको पैसे देने पड़ेंगे। एक जो रेस्पॉन्सिबल बंदा होगा, अब यहाँ पे कंट्रोल क्या है, रेस्पॉन्सिबल बंदा जिसको के सैलरी डिसबर्स करनी है, जिसको सैलरी देनी है ना कैश के फॉर्म में, वही देगा। किसी और के हाथ में कैश जमा नहीं करवाएगा, किसी और के हाथ में कैश हैंडल नहीं करने देगा। कल को कैश उसने चोरी कर लिया तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? ठीक है, एक ही बंदा जिम्मेदार होगा। दूसरी चीज के नॉर्मली जो सैलरी के पैकेट वगैरह बच जाए, जो एक्सेसिव कैश होता है, वो हमेशा बैंक में जाके जमा करवा दो। जैसे अगर 10 पैकेट बच गए तो सर बैंक में जाके पैसे जमा करवा लो। ठीक है ना, अगले हफ्ते अगले दिन आना सुबह को, वो पैसे विड्रॉ करवा के जिन बंदों की सैलरी है उनको दे देना। ठीक है ना, ऐसे नहीं पूरी रात ही वो ऑफिस में पैकेट तुम रख लो। ठीक है, तो ये हिसाब किताब था सर। अब चलते हैं सवालों की तरफ। ठीक है सर, ये सवाल है मेरा चक इंडस्ट्रीज, ये मैंने यहाँ से उठाया है। ये मैंने ना यहाँ से उठाया है, ये चक इंडस्ट्रीज, 4th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब ये साइकिल है ना, इन्वेंट्री साइकिल हमने नहीं पढ़ी हुई, तो ये सवाल तुम लोगों को फिलहाल नहीं करना। ये सवाल टिंकर बेल भी फिलहाल तुम लोगों को नहीं करना। इस वजह नहीं करना क्योंकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल मैंने नहीं पढ़ाया है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल पढ़ाऊंगा तो फिर ये हो जाएगा। पेयर इंटरनेशनल तुम लोग दोबारा कर लेना, एक दफा मैंने करवा लिया है, फिर भी दोबारा करना। उसके अंदर सेल वाला भी हो जाएगा, फिक्स एसिड वाला फिलहाल तुम लोगों ने नहीं किया हुआ तो वो मैं करवा दूंगा कल तक। सेल वाला हिस्सा दोबारा कर लेना। जैसे ये पूरी साइकिल खत्म हो जाए सर, सारी साइकिल करवा लूं मैं। ठीक है ना, मैंने सेल करवा लिए, परचेज करवा लिए और पेरोल करवा लिया। अब फिक्स एसेट रहती है, उसके बाद कैश साइकिल रहती है और इन्वेंट्री साइकिल, 3 साइकिल मजीद और रहती है। ठीक है ना, अभी चेक करवा रहा हूँ। उसके बाद ओरेगानो तुम लोग करोगे, फॉक्स इंडस्ट्री मैंने करवा लिया, लेथम मैंने नहीं करवाया, शाइनी एंड हैप्पी नहीं करवाया, मेटलेस भी नहीं करवाया मैंने।
ठीक है ना। तो ये करवा लूंगा सारे, तो तुम लोगों ने सब ये करने हैं इंशाल्लाह। तुम लोग फिर इसके लिए ना हमारी अच्छी तैयारी हो जाएगी। टेस्ट के आईकेप का इसके अंदर एक क्वेश्चन कवर है सतलज वाला, बाकी भी आईकेप के बहुत सारे सवाल हैं वो टेस्ट के अंदर कवर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इंशाल्लाह ये इजी लगेंगे आप लोगों को। आ जाओ चक इंडस्ट्रीज करते हैं, बिल्कुल ही आसान सवाल है, कोई मसले वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सर यू आर, रीड कर रहा हूं मैं, यू आर द ऑडिट। पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम सर, सबसे पहले ना हम रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। फॉर द डेफिशिएंसीज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड इन द पेरोल सिस्टम। कभी कभी ये भी होगा कि ना एक सवाल बिल्कुल सही बना होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे इंटरनल कंट्रोल अच्छे होंगे और आपको कहा जाएगा इसके अंदर कंट्रोल्स बताओ कौन कौन से हैं, तो वहां पे डेफिशिएंसी नहीं बतानी होगी, वहां पे जो जो कंट्रोल है ना वो आपने आइडेंटिफाई करके देना होगा, भाई ये कंट्रोल है। और आपको कह रहा होगा इन कंट्रोल को टेस्ट कैसे करोगे वो बताओ, कंट्रोल बताओ कौन कौन से, और इन कंट्रोल को टेस्ट कैसे करोगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताओ, ये सवाल होगा। लेकिन यहाँ पे ना डेफिशिएंसी पूछ रहा है, आइडेंटिफाई करके दो और उनके इम्पैक्ट बताओ, और सर रिकमेंड करो कंट्रोल के होना क्या चाहिए था, ठीक है। You are the audit senior of Belair and Company, and your team has just completed the interim audit of Chuck Industries Company, whose year end is 31 January 2012. You are in process of reviewing the system testing completed on the payroll cycle, as well as preparing the audit program for the final audit. Chuck Industries Company manufacturing lights, and the manufacturing process is predominantly automated. However, there is a workforce for 85 employees who monitor the machines, as well as approximately 50 employees who work in sales and administration department. The company manufactures 24 hours a day, 7 days a week. ठीक है भाई, भले 24 घंटे काम करते रहे, हमें उससे क्या। सैलरी हम जो देंगे वो सुबह 9 के 5 से बीच में देंगे, ऐसे नहीं रात को सैलरी देंगे, बाकी जो एक्सेसिव बचेगी वो हम बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे। भाई ऐसे नहीं होगा कि नाइट शिफ्ट वालों को जो है ना वो हम नाइट शिफ्ट में सैलरी दे दें। जिस दिन सैलरी डे होता है ना उनको सर सुबह को बुलाया जाता है सैलरी कलेक्ट करने के लिए। Below is the description of the payroll system along with the deficiencies identified by the audit team. Workforce. The company operates 3 shift every day with employees working 8 hours. हर फैक्ट्री के अंदर जितनी भी फैक्ट्रीज है पाकिस्तान के अंदर, वो दुनिया के अंदर, वो सर 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें चल रही होती, प्रोडक्शन 24 घंटे हो रही होती। कॉटन की इंडस्ट्री हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सर, सीमेंट की इंडस्ट्री हो सर, वो 24 घंटे चल रही होती है। एनर्जी की इंडस्ट्री हो। The company operates 3 shifts every day with employees working 8 hours each. They are required to clock in and out using an employee swipe card. भाई वो swipe card के थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो swipe card में किसी और को भी दे सकता हूँ, समझ रहे हो ना। Which identifies the employee number and link is to the hour work report. ये वही रिपोर्ट है जो कि आखिर में मंथ के एंड पे जनरेट हो रही होती है और बता रहा होता है, प्रिंट हो रही होती है, जो मंथली कैलकुलेशन, सैलरी कैलकुलेशन में मदद दे रही होती है कि इसका टाइम इन और टाइम एट आउट क्या है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रोड्यूस बाय कंप्यूटराइज्ड पेरोल सिस्टम। एम्प्लॉयज आर पेड ऑन एन आवरली बेसिस फॉर ईच आवर वर्क। देयर इज नो मॉनिटरिंग सुपरविजन ऑफ क्लॉकिंग इन आउट प्रोसेस, ठीक है ना। एंड एन एम्प्लॉय वाज विटनेस क्लॉकिंग इन सेवरल एम्प्लॉय यूजिंग देयर एम्प्लॉय स्विच कार्ड्स। भाई देख लिया उसने क्या बोला आपको कि एक एम्प्लॉय को देखा गया कि मतलब कोई सुपरवाइजर वगैरह नहीं बैठा हुआ कि वो चेक करे कि हमने क्या, इन्होंने क्या किया हुआ है, हर एम्प्लॉय को ना एक कार्ड दे दिया, एक यूनिक कार्ड है, एक सिम कार्ड जैसे नहीं होता, चिप कार्ड, स्मार्ट कार्ड। आप जब भी आओ तो इस मशीन के अंदर अपना कार्ड स्विप करो तो टाइम इन हो जाएगा, जैसे आप मतलब जा रहे हो ऑफिस से तो कार्ड स्विप करो तो टाइम आउट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके हिसाब से आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। नॉर्मली हर कंपनी के अंदर ना 8 घंटे या 9 घंटे हो रहा होता है पूरे डे का टाइम, ठीक है ना। सर अब सीन ये हुआ कि वहां पे ना मैंने क्या बोला था, जब भी कोड लगाना हो या जब भी कार्ड स्विप वाला इस तरीके का कंट्रोल हो तो एक बार बंदा बैठा हुआ होना चाहिए जो देखे, जो देखे कि कोई और बंदा किसी और का तो कार्ड स्विप नहीं कर रहा ना, सिर्फ अपना कर रहा है ना, या कोई और बंदा किसी और अपने कोड के अलावा किसी और का तो कोड नहीं लगा रहा ना, लेकिन बाहर कोई बंदा बैठा हुआ नहीं है देखने वाला। और ये भी देखो यहाँ पे ना हमने लिखा हुआ है एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को पकड़ा गया, was witness clocking in several employees using their employee card। मतलब वो बंदा कोई 10-15 कार्ड या पता नहीं कितने कार्ड लेके आया था और उसने अपने कार्ड के साथ बाकी दोस्तों के कार्ड भी ना उसने स्विप किए, उनका टाइम इन किया। तो ये देख लेना सर।
The payroll department calculates on weekly basis the cash wages to be paid in workforce. भाई weekly basis पे ना सैलरी दे रहे होते हैं, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द आवर्स वर्क रिपोर्ट मल्टीप्लाइड बाय दी सर hourly wage rate, ठीक है, with appropriate tax deduction. These calculation are not checked by anyone as they are generated by payroll system. भाई ये चेक ही नहीं होती क्योंकि पेरोल सिस्टम से होती है। तो देख लो सर, पेरोल शीट जो निकलती है, मैंने क्या बोला था, वो भी अप्रूव्ड होनी चाहिए। फिर जो मंथली शीट कैलकुलेशन शीट बनती है वो भी अप्रूव्ड होनी चाहिए थी, मैंने तुम लोगों को बताया था। During the year, the hourly wage was increased by Human Resource Department and this was notified to the payroll department verbally. Verbally बताया गया, मैंने क्या बोला था, नोटिफिकेशन बाय रिटन कम्युनिकेट कर बताना चाहिए। वर्बली से क्या होगा भाई, कल को सामने वाला बंदा बोले मैं भूल गया था। वर्बली से तो ऐसे भी हो सकता है ना, 6:30 बजे हर किसी को जाने की जल्दी होती है, 5 बजे हर किसी को जाने की जल्दी होती है। मैंने बताया, HR वाले को बोला, यार भाई बात सुन, ये जो मिस्टर ए ना, इसकी सैलरी में 5% इंक्रीज आया है, बी की सैलरी में 10% आया है और डी वाली में कुछ भी नहीं आया, सी में ना 2% आया। वो बोलेगा हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज, ऐसे ऐसे करके निकल गया। भाई वर्बली क्या बता रहे हो? तो इससे वो, अब वो जो बंदा कैलकुलेट कर रहा होगा वो किस तरीके से इंक्रीमेंट लगाएगा, उसको तो पता ही नहीं होगा, वर्बली से गलती हो सकती है। तो हमेशा नोटिफिकेशन, मैंने क्या बोला इधर, मैंने बोली थी ये बात कि यहाँ पे सर, कि हमेशा जो एनुअल इंक्रीमेंट वाली जो भी कैलकुलेशन होगी वो हमेशा अप्रूव्ड होनी चाहिए, बीओडी की, रेस्पॉन्सिबल ऑफिशियल की, और सर वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। सीधी बात है ना, अप्रूव कब होगी, जब डॉक्यूमेंटेड होगी। वर्बली बता के जा रहा है वो, उसको वर्बली से गलती हो सकती है। Each Friday, the payroll department prepare the pay packets and physically hand these to the workforce. उनको सही है, ठीक है, दे देते हैं, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। Who operate the morning and late afternoon shifts upon production of identification. ठीक है ना, ठीक है भाई, सुबह वालों को शाम को दे देते हैं। However, for night shift workers, the pay packets are given to factory supervisor to distribute. सही है। इफ एनी नाइट शिफ्ट एम्प्लॉयज आर एब्सेंट ऑन पे डे, भाई सबको डे के दिन देखो बुलाया जाता है, पे डे बोल रहा है, मतलब सबको डे के दिन बुलाया जाता है। मैंने भी यही बोला, फैक्ट्री के अंदर ना, अगर रात की शिफ्ट भी होती है ना, जिनकी रात को 12 बजे से लेके सुबह 8 तक के, या सर सुबह शाम 6 से लेके सर इस तरीके से रात के 2 तक है, इन सबको ना सुबह को बुलाया जाता है पे वाले दिन, जिस दिन तनख्वाह देनी होती है। अगर कोई नहीं आता, इफ एनी नाइट एम्प्लॉयज आर एब्सेंट ऑन पे डे, सुबह को नहीं आता, देन द फैक्ट्री सुपरवाइजर कीप दीज वेजेस एंड रिटर्न्स देम टू द पेरोल डिपार्टमेंट ऑन मंडे। मतलब हर फ्राइडे को दी जाती है ना, तो सुपरवाइजर क्या करता है, अगर कोई फ्राइडे को, हर फ्राइडे को सैलरी दी जाती है, अगर कोई फैक्ट्री सुपरवाइजर क्या करता है, अगर कोई बंदा नहीं आया तो वो अपने पास रख लेता है और मंडे को ना पेरोल डिपार्टमेंट को दे देता है। ये गलत करता है ना भाई, तुझे ना फ्राइडे को ही दे देनी चाहिए और बैंक पेरोल डिपार्टमेंट को, जैसे वो बैंक में जमा करवा दें या कुछ भी कर ले, अपने पास नहीं रखनी चाहिए। सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, द सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ आर पेड मंथली बाय बैंक ट्रांसफर। सही है। एम्प्लॉय नंबर डू फ्लक्चुएट ड्यूरिंग जुलाई टू एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ ज्वाइन, ठीक है। However, due to staff holiday in HR department, they delayed informing the payroll department. HR वालों ने हायर कर लिए 2 बंदे फ्राइडे के दिन, लेकिन 2 दिन की छुट्टी हुई, तो इस वजह से उन्होंने ना नहीं बताया पेरोल डिपार्टमेंट को, जैसे वो क्या कर सके, उनकी सैलरीज कैलकुलेट कर सके। कब से? डे ऑफ ज्वाइनिंग कौन सा था? फ्राइडे वाला। तो अगर फ्राइडे को बताएंगे तो सैटरडे संडे की भी सैलरी काउंट हो जाएगी ना। इन्होंने फ्राइडे को नहीं बता सके क्योंकि हॉलीडे था। तो इन्होंने सर, इससे हुआ क्या, इन्होंने मंडे को बताया, रिजल्टिंग इनकरेक्ट सैलरीज बीइंग आउट। तो 3 दिन की सैलरीज खाम खा कट गई बेचारों की, तो बेचारे नाराज हो गए, यार हमारी 3 दिन की सैलरीज कट गई। तो ये मैंने क्या बोला था, ये इसके लिए नोटिफिकेशन ऑफ ज्वाइनर्स एंड लीवर्स शुड बी कम्युनिकेटेड टाइमली, और ये भी नोटिफिकेशन आपका जो है ना डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए। तो सर इसको कर लेंगे ना हम, इसको कर लें सर, इसको आराम से कर लें। वैसे मैंने ये सवाल करवा दिया है आप, तो सर ये कर लीजिएगा घर से। इंशाल्लाह आज क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर हम सर अगली क्लास में मिलेंगे। अल्लाह।